कैसे हो बच्चे लोग? इलेक्ट्रोस्टैट हम लोग पढ़ रहे थे और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो आई होप कि इंजॉय कर रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड तुम लोग। इलेक्ट्रिक फील्ड में एक बात कर रहे थे हम लोग, जैसे लास्ट लेक्चर में बताए थे, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो अगर किसी सरफेस पर या किसी लाइन पर, तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे हम लोग। और उसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज बात करेंगे, कोई रिंग है, रिंग के कारण उसके एक्सिस पर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। तो हेडिंग भी देता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। हेडिंग देता हूँ मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो क्या लिख रहा हूँ मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड on the axis of uniformly charged ring. Electric field on the axis of uniformly charged ring. ओके, देखते हैं। मान लिया जाए कि ये एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, तो इस पर चार्ज होगा इस प्रकार से, ओके। और मान लेते हैं टोटल चार्ज जो इस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है वो प्लस क्यू है, और ये इसका एक्सिस हुआ, और एक्सिस पर कोई ये पॉइंट है P, और इसी पॉइंट पर हमको बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो। इधर से दिखाएंगे तो डंडा लंबा कर देंगे तो एक्सिस इस तरह से जगह, इस तरह से रिंग है और ये उसका एक्सिस है। ये क्या है इसका, इसको बोलेंगे एक्सिस ऑफ द रिंग। ये रिंग हो गया और उस पर चार्ज क्यू है, रिंग का रेडियस मान लेते हैं R है, और उसका एक्सिस ये वाला हुआ, और उस एक्सिस पर कोई पॉइंट P है जिसकी दूरी यहाँ से x है, और यहाँ निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो नीट वगैरह में डेरिवेशन तो पूछता नहीं है, नीट हो या IIT हो, लेकिन उसमें कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। लेकिन जहाँ तक बात करूँगा बोर्ड का, तो बोर्ड में इसका डेरिवेशन ही पूछेगा। तो डेरिवेशन को देखते हुए जो नीट और IIT की तैयारी कर रहे हो उसके लिए भी फ़ायदा कर जाएगा, कैसे ये आता है वो समझ में आ जाएगा। क्योंकि अगर कभी कभी ये चार्ज वेरिएबल दे देगा तो उस समय क्या करेंगे, दोनों बात तुमको समझ में आ जाएगा, नीट वाला भी समझ में आ जाएगा और 12th बोर्ड का भी समझ में आ जाएगा। तो बताए थे कि अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो सबसे पहले एक DQ लेंगे, और DQ के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल देंगे D, और फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे। ट्रिक क्या बताए थे, सबसे पहले बताए थे ना, सबसे पहले DQ लेंगे और DQ के कारण DE यानी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल देंगे, और फिर क्या करेंगे, D निकालेंगे और फिर इंटीग्रेट करेंगे। ये मैं बताया था तुमको। सबसे पहले DQ लेंगे और DQ के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल देंगे और फिर उसको इंटीग्रेट कर देंगे। इज दैट क्लियर? यस। तो देखते हैं इसमें कैसे आता है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर एक छोट DQ ले लिए, DQ ले लिए, यहाँ पर ले लिए DQ पार्ट, यानी चार्ज DQ। तो चार्ज DQ के वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा किधर होगा, इधर होगा। ये कैसे समझा इधर होगा, तो जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है वहाँ पर हम लोग ये कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेते हैं, यानी इसके कारण इस यूनिट पॉजिटिव पर चार्ज, इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाला फोर्स इधर होगा। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लगता है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। तो इसके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल देंगे। ओके, ये दूरी कितना होगा, ये दूरी हो जाएगा, अगर R ये है और ये x है तो ये हो जाएगा R² प्लस x² हो जाएगा दूरी, R² प्लस x² हो जाएगा ये दूरी। अब देखो उसी प्रकार से अगर निचला वाला DQ लेते, पहले कुछ समझा देता हूँ कि इस एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा, पहले समझ लेते हैं इसका डायरेक्शन। इसीलिए DQ के कारण यहाँ पर अगर लेंगे इधर होगा, समझने के लिए अगर यहाँ DQ लेते
तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण इधर की तरफ होता है ना, और इस एंगल को अगर थीटा मानते तो ये भी एंगल थीटा होता, तो ये एंगल थीटा होता और ये भी एंगल थीटा होता। तो अब देखो डी का अगर कंपोनेंट तोड़ेंगे तो इधर आएगा डी कॉस थीटा, इसके कारण इधर आएगा डी कॉस थीटा, इधर कितना आएगा डी साइन थीटा आएगा। वेरी गुड। इसके कारण इधर कितना आएगा वही डी कॉस थीटा आएगा, डी कॉस थीटा आएगा, और इधर कितना आएगा डी साइन थीटा होगा। क्लियर है? ओके। इस तरह से देखा जाए तो एक्सिस के इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई और ई एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, नीचे वाला ऊपर वाला, इसके कारण और इसके कारण एक कंपोनेंट नीचे आएगा और ऊपर आएगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर हो जाएगा, याद रखना ई नेट होगा अलोंग द एक्सिस, ई नेट होगा किधर, ई नेट होगा अलोंग द एक्सिस होगा, अलोंग द एक्सिस होगा, अलोंग द एक्सिस, यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द एक्सिस होगा। ये तो मैं जस्ट तुमको बता रहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, अब निकालना सीखते हैं। अभी क्या कर रहे थे, देख रहे थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होता है। ओके, अब हम लोग देखेंगे कि इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो दोनों में से एक पार्ट लेके देखते हैं, इसको मिटा देता हूँ मैं। ओके, देखो देखिए, मान लेते हैं वही रिंग है, दोबारा बना देते हैं, और रिंग पर ये कोई पॉइंट है एक्सिस पर, और वो पॉइंट है P, और ये रिंग है। तो सबसे पहले क्या बताए थे, DQ लेना है, ये x दूरी है, तो यहाँ पर एक छोटा सा पार्ट ले लेते हैं DQ, और DQ के कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल देते हैं, D हो जाएगा, और ये एंगल आया थीटा। तो ये दूरी अगर r है और ये दूरी x है, तो ये दूरी कितना होगा, r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर हो जाएगा। ये क्लियर है? इसको हम लोग r बना देते हैं, r लिख देते हैं। तो इसके कारण जो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा D बराबर क्या होगा बताओ तो, DE का वैल्यू कितना होगा, ये यानी ऐसे कर दो, DQ बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा, ये वाला r, तो बराबर हो जाएगा DQ बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और आर स्क्वायर के जगह एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इस तरह से ऐसे ऐसे कर देंगे ना, ऐसे आ जाएगा, यानी DQ डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। अब देखो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को कंपोनेंट में अगर तोड़ते हैं तो इधर की तरफ हो जाएगा DE cos थीटा, ये एक्सिस की तरफ हो जाएगा ना, और इधर की तरफ क्या हो जाएगा DE साइन थीटा, ये वाला पार्ट के कारण। तो अलोंग द एक्सिस क्या होगा, DEX, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, तो इसको लिख देते हैं, DEX बराबर क्या हो जाएगा, DE cos थीटा बन जाएगा, DE cos थीटा बन जाएगा। D के जगह रख देता हूं मैं DQ बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का वैल्यू आ गया इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर यहाँ क्या होगा बताओ तो, कॉस थीटा बराबर हो जाएगा B बाय एच, आधार बटा कर्ण हो जाएगा ना, कॉस थीटा बराबर नहीं हो जाएगा B बाय एच, एक्स बाय आर हो जाएगा, यानी एक्स बाय और आर के जगह क्या रख देंगे, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट रख देंगे। ओके, उसी प्रकार से यहाँ DQ बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख लेंगे, और ऊपर में x आया, नीचे में देखो आर स्क्वायर जोड़ एक्स स्क्वायर आया, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आया, और यहाँ पर पावर 1 है, और यहाँ पर पावर कितना है 1/2 है, तो 1 और 1/2 के पावर करेंगे तो 3/2 आएगा पावर। नहीं समझ में आया? जैसे आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर का रूट, रूट का मतलब पावर 1/2, तो इसका पावर 1/2 है, इसका पावर 1, तो टोटल पावर कितना हो जाएगा 1 + 1/2, यानी 3/2 आ जाएगा।
ये हो गया एक्सिस के तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ गया। अब टोटल वैल्यू कितना आएगा, तो क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, यानी ई एक्स अगर निकालना होगा तो क्या करेंगे, डी ई एक्स को कर देंगे इंटीग्रेट। ओके, डी एक्स को कर देंगे इंटीग्रेट, और इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, देखो इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा, देखो डी क्यू 1/4πε0 1/4πε0 इंटू एक्स यहाँ पर रख देते हैं, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर 3/2 डी क्यू इंटू एक्स तो था, इसको कर दिए इंटीग्रेट। इसमें देखो वेरिएबल क्या क्या है, इसमें क्या क्या वेरिएबल है, वेरिएबल इसमें एक्स वेरिएबल है कि नहीं है, एक्स तो वेरिएबल होगा, नहीं एक्स वेरिएबल नहीं है, क्यों, क्योंकि ये दूरी तो कांस्टेंट है ना, ये पॉइंट पर फिक्स है ना। क्यू वेरिएबल है, आर भी वेरिएबल नहीं है, यहाँ पर एक्स कांस्टेंट है, याद रहे एक्स यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है, चार्ज वेरिएबल है खाली। तो क्या करेंगे, ये x/4πε0 आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर पे पावर 3/2 और डी क्यू को खाली बाहर निकाल लेते हैं, डी क्यू को बाहर निकाल लेंगे, और डी क्यू को यहाँ से लेके छोटा सा पार्ट है डी क्यू, ऐसा ऐसा छोटा छोटा डी क्यू बहुत सारा बनेगा ना, तो सारा डी क्यू के कारण इंटीग्रेट कर देंगे तो 0 से क्यू बन जाएगा। ओके, तो हो जाएगा, तो इसको करेंगे तो क्यू न बन जाएगा, तो क्यू x/4πε0 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर पावर 3/2, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस पर आ जाएगा आर स्क्वायर, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना, के क्यू एक्स बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर पावर 3/2 1/4πε0 को के लिख दिए, 1/4πε0 को के लिख देंगे, तो क्यू के क्यू एक्स बटा इतना आ जाएगा। समझ में आ रहा है बात? ओके, मिटा देता हूँ मैं इसको, मिटा के फिर से एक जगह फ्रेश करके लिख देता हूँ, जिसको याद रखना है तुमको। बोर्ड में इसी प्रकार से, जिसको बोर्ड देना है ना, उसको इसी प्रकार से डेरिवेशन को समझ लेना है। देखो कंक्लूजन समझना बड़ा जरूरी होता है, हमेशा हमेशा कंक्लूजन समझना मजेदार बात होती है। तो ये अगर एक रिंग लिया, ठीक है, ये अगर एक रिंग लिया और उस रिंग पर चार्ज दे दिया Q, और यहां से एक दूरी x लिया और इसका रेडियस r हुआ, अगर कोई पॉइंट P लेंगे तो उस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना, उसके एक्सिस के तरफ हो जाएगा, और उसका वैल्यू हो जाएगा Qx/4πε0 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। आया समझ में? ये एक पॉइंट समझ में आया। अब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पर कितना होगा, ये बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर, क्या बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको ई से डिनोट करेंगे, एट दी सेंटर ऑफ रिंग। सेंटर की बात करेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, सेंटर की बात करेंगे तो x बराबर 0 हो जाएगा, सेंटर की बात करेंगे तो x बराबर 0 हो जाएगा, क्या, तो x बराबर 0 हो जाएगा, तो ये वाला पॉइंट हो गया ना, ये वाला पॉइंट हो गया।
ये वाला पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0 हो जाएगा। नहीं, x की जगह 0 दे देंगे तो ई जो होगा ना सेंटर, सेंटर बराबर क्या होगा, q गुना 0/4πε0 r स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर पे पावर 3/2। तो क्या होगा, ओवरऑल 0 न हो जाएगा, सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। थोड़ा और समझाता हूं मैं। देखो ये हुआ रिंग, ठीक है, और ये हुआ चार्ज। अच्छा से समझ लेना। तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, E बराबर, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, E बराबर 0 होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पर कितना होगा, 0 होगा। अच्छा, तुमसे पूछा जाएगा कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा। देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा किधर होगा, तो ये इसके नज़दीक में ना गया ज़्यादा, तो नज़दीक वाला चार्ज के कारण इधर होगा और दूर वाला चार्ज के कारण इधर होगा। तो नज़दीक वाला चार्ज ज़्यादा पावरफुल होगा, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, और इसके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। तो इसका मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा यहाँ पर है, और इसके कारण पूरे रिंग के कारण यहाँ पर किधर होगा, इधर होगा। ये कैसे समझा इधर होगा, ऐसे समझते हैं, एग्जाम्पलर में दिया हुआ है। कैसे समझते हैं, तो ये नज़दीक में है ना, तो नज़दीक वाला चार्ज इधर धकेलेगा और ये वाला चार्ज यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर करेगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, क्योंकि नज़दीक वाला असरदार होगा। तो ये नज़दीक वाला असर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर पैदा करेगा, तो ये असरदार होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। इस वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, टुवर्ड्स लेफ्ट होगा। और यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स राइट, यानी दायां तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। आया समझ में। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर 0 हो जाएगा, यानी सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। अब तुमसे अगर पूछा जाए किसी चार्ज पर फोर्स, एक बात तुमको पता है कि अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर ये E है, ये बात जान लो, अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड E में अगर कोई चार्ज Q रखेंगे तो उस चार्ज पर फोर्स जो लगता है F बराबर Q गुना E लगेगा। अगर पॉजिटिव चार्ज रहेगा तब। उसी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई निगेटिव चार्ज रखेंगे तो उस पर फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा, और वो फोर्स बराबर माइनस Q गुना E हो जाएगा, माइनस QE हो जाएगा, माइनस Q गुना E। वेक्टर साइन के फॉर्म में, मैग्नीट्यूड में दोनों बराबर हो जाएगा। यानी पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा और निगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। ये बात समझ में आ गया। अब इसको और समझाते हैं तुमको। अब एक बात बताओ, बात ये बताना है, यहाँ पर अगर एक माइनस Q चार्ज रख देंगे तो उस पर फोर्स किधर लगेगा। फाइंड फोर्स ऑन चार्ज माइनस Q एट द सेंटर ऑफ रिंग, क्वेश्चन है। फाइंड फोर्स ऑन चार्ज माइनस Q एट द सेंटर। फाइंड फोर्स ऑन चार्ज माइनस Q एट द सेंटर ऑफ रिंग। एक मिनट, एट द सेंटर ऑफ रिंग। अब देखो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0 होता है। तो F बराबर क्या होगा, F बराबर होता है माइनस Q इंटू E हो गया। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा तो फोर्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन तुमसे ये पूछे कि यहाँ पर अगर कोई चार्ज रख दे यहाँ पर, तो उस चार्ज पर फोर्स किधर होगा।
वहाँ उसी में लिख देता हूँ, मैं ऊपर में लिख देता हूँ। देखो ये ऊपर वाला फोटो दिख रहा होगा, दिख रहा है। यहाँ पर अगर कोई चार्ज माइनस क्यू रख देंगे तो फोर्स किधर लगेगा, मिटा देते हैं इसको, या यहाँ ऐसे देखो, मान लेते हैं ये रिंग है, ओके, ये है रिंग, मैं मिटा देता हूँ इसको, तब सुंदर लगेगा। क्या सुंदर ढंग से प्रेजेंट करता हूँ, सुंदर सुंदर तरीके से। रुक जा, मिटाता हूँ। हम लोग बात कर रहे थे, फिर से देखते हैं इसको। देखो सेंटर पर अगर चार्ज माइनस क्यू को रखेंगे, चार्ज क्यू को सेंटर पर, चार्ज माइनस क्यू को सेंटर पर रखेंगे तो नेट फोर्स कितना लगेगा, लेता हूं मैं। यदि चार्ज माइनस क्यू को सेंटर पर रखेंगे तो फोर्स बराबर 0 लगेगा, क्योंकि यहां E बराबर 0 है, क्योंकि F बराबर होता है माइनस क्यू गुना I। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा तो फोर्स बराबर 0 हो जाएगा। लेकिन अगर ध्यान से देखना, लेकिन अगर उसी एक्सिस के, लेकिन अगर उसी एक्सिस पर x दूरी पर अगर माइनस क्यू चार्ज को रखा जाए, यानी माइनस क्यू चार्ज को अगर x दूरी पर रखा जाए तो फोर्स किधर लगेगा, x दूरी पर अगर माइनस चार्ज क्यू को रखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इधर होगा, तो फोर्स किधर लगेगा, इधर ना हो जाएगा, और उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा क्यू ई। माइनस क्यू ई फॉर्मूला हुआ, इसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो क्या होगा, क्यू इंटू ई हो जाएगा। यानी यहां पर रखेंगे तो इस पर फोर्स किधर लग जाएगा, इधर आ जाएगा। अच्छा इधर रखते तब, इधर रखते माइनस क्यू चार्ज, माइनस क्यू चार्ज को अगर इधर रखते तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर होगा, तो फोर्स किधर लगेगा, इधर होगा, F बराबर क्यू ई। इसका मतलब हुआ कि अगर किसी चार्ज माइनस क्यू को सेंटर पर रखेंगे तो उस पर लगेगा नेट फोर्स 0, क्योंकि सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 0। ये समझ में आया। लेकिन कहता उसी चार्ज को अगर डिस्प्लेस कर देंगे x दूरी, सेंटर से अगर x दूरी डिस्प्लेस कर देंगे तो वहां पर जो उस पर फोर्स लगेगा वो वाला फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट यानी इधर लगने लगेगा। यानी यहां पर अगर यहां से यहां ले जाएंगे तो इस पर फोर्स इधर लगेगा, तो ये वाला फोर्स क्या चाहेगा कि तुम इसको करेगा इधर, तो ये वाला फोर्स चाहेगा कि तुम आजा 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 इधर आजा, नहीं, यानी इसको इधर खींचने का कोशिश करेगा, तो यहां से यहां आएगा और यहां पर आएगा तो उस पर फोर्स क्या होगा, 0। लेकिन जब इधर से इधर आएगा तो उसको एक्सेलरेशन हो जाएगा ना, तो वेलोसिटी बढ़ जाएगा, तो यहाँ का कुछ वेलोसिटी हो जाएगा इसके पास, यानी यहाँ से आते आते वेलोसिटी इसका बढ़ जाएगा। तो बढ़ जाएगा तो क्या बोलेगा, रुक जाएगा क्या इसको। अब यहाँ पर नेट फोर्स 0 होगा तो क्या बोलेगा, रुक, तो रुक जाएगा, बोलेगा नहीं अब मैं नहीं रुकने वाला हूं। क्यों, क्योंकि मेरे में स्पीड आ गया है और मेरे में इनर्शिया है मूव करने का। इनर्शिया क्या होता है, जो बॉडी जिस अवस्था में उसी अवस्था को बनाए रखना चाहता है, तो इनर्शिया के कारण क्या होगा, ये वाला चार्ज आगे भाग जाएगा, और आगे जब भाग जाएगा तो उस पर फोर्स किधर लगना होगा, शुरू इधर लगना शुरू होगा, यानी जाएगा इधर, अब फोर्स लगा इधर, तो धीरे धीरे इधर जाते 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 क्या होगा, रुक जाएगा। इसका मतलब हुआ कि फिर रुकने के बाद फिर क्या होगा, इधर फोर्स लगे रहा, इधर स्पीड बढ़ना शुरू हो जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ आएगा स्पीड बढ़ जाएगा और जाएगा इधर, अब फोर्स लगा इधर, फिर अंतिम में यहाँ आएगा, फिर ऐसे ऐसे करने लगा। और इस तरह के मोशन को बोलेंगे पीरियोडिक मोशन। इस तरह के मोशन को कौन सा मोशन बोलेंगे, पीरियोडिक मोशन। इस तरह के मोशन को बोलेंगे पीरियोडिक मोशन। और उसी में कहता है कि प्रूव्ड करो कि अगर x का मान r के तुलना में बहुत छोटा होगा तो ये SHM करेगा, ये साबित करना है। मान लेते हैं, देखो
कह रहा है कि इन प्रीवियस क्वेश्चन इफ यू स्लाइटली, कहता है इसमें देखो ये क्वेश्चन नंबर 1 बताया मान लेते हैं, और ये क्वेश्चन नंबर 2 बताया। यानी अगर चार्ज Q को लिख देता हूं, इसमें क्या किए, अगर चार्ज माइनस Q को स्लाइटली डिस्प्लेस करेंगे, अगर चार्ज माइनस Q को स्लाइटली राइट या लेफ्ट भी, राइट डिस्प्लेस करेंगे, लेफ्ट भी कर सकते हो, डिस्प्लेस करेंगे तो फोर्स लेफ्ट के तरफ लगेगा, लेफ्ट के तरफ लगेगा, और इस प्रकार से मोशन हो जाएगा ऑसिलेटरी। तो इस प्रकार से, इस प्रकार से मोशन पीरियोडिक हो जाएगा, पीरियोडिक हो जाएगा। और चूंकि एक ही पॉइंट के आगे पीछे है ना, वो वाला पीरियोडिक ऑसिलेटरी हो जाएगा, पीरियोडिक हो जाएगा। तो कहता है इसी सवाल में, कहता है कि अगर चार्ज Q को रिंग के सेंटर से, अगर चार्ज Q को रिंग के सेंटर से x डिस्प्लेस कर देंगे, चार्ज माइनस Q को सेंटर से x डिस्प्लेस कर देंगे, तो ये देखो क्वेश्चन समझिए क्या कह रहे हैं। तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, कहता है व्हेन चार्ज माइनस Q इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड टुवर्ड्स राइट एंड रिलीज। तो कहता है कि आपको साबित करना है कि SHM करेगा। क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, क्वेश्चन लिखिए, इन प्रीवियस क्वेश्चन इफ वी स्लाइटली डिस्प्लेस चार्ज माइनस Q, लिखते हैं इन प्रीवियस क्वेश्चन if charge minus Q is slightly displaced, slightly मतलब x, very very less than r, displaced towards right and released, slightly displaced towards right and released, what will be the prove that its motion will be SHM, also find angular frequency and time period। ये सब चीज निकालना है, यानी एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालना है और टाइम पीरियड निकालना है, दो चीज निकालना है। किस स्थिति में बोल रहा हूं मैं, अगर ये चार्ज माइनस Q को यहां से यहां डिस्प्लेस करके छोड़ देंगे, इसका मास है m, तो साबित करना है कि ये SHM करेगा, और उसका टाइम पीरियड भी निकालना है और उसका फ्रीक्वेंसी भी निकालना है। क्वेश्चन समझ में आ गया। देखो सेंटर पर अगर चार्ज माइनस Q को रखेंगे तो कोई फोर्स नहीं लगेगा, अगर चार्ज माइनस Q को सेंटर से डिस्प्लेस कर देंगे तो इस पर फोर्स लगने लगेगा इधर न, ये F बराबर क्या हो जाएगा, Q इंटू E हो जाएगा। चूंकि डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट है तो इसलिए ये वाला फोर्स इसका रेस्टोरिंग फोर्स होगा। तो साबित करना है कि SHM करेगा। तो बनाते हैं इसको, बना दो ना, ओके बनाते हैं, मिटाते हैं इसको, बनाते हैं इसको। रेस्टोरिंग फोर्स ऑन चार्ज माइनस Q लिखेंगे पहले। SHM कराने का तरीका तो पता ही होगा, क्या करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि जिधर की तरफ डिस्प्लेस करते हैं ना, उसके अपोजिट में फोर्स निकाल के उसमें माइनस लगाते हैं, रेस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। रेस्टोरिंग फोर्स, कौन सा फोर्स, रेस्टोरिंग फोर्स।
रेस्टोरिंग फोर्स F बराबर होगा माइनस क्यू गुना ई, यानी जिधर जिधर डिस्प्लेस कराएंगे ना, जिधर डिस्प्लेस कराए इधर, अब फोर्स लगा इधर, यानी F और X एक दूसरे का अपोजिट है, तो इसीलिए A बराबर F बराबर माइनस क्यू ई, तो फोर्स लगे रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट का अपोजिट लग रहा है इसलिए माइनस लगा दिए। ओके, तो ये F बराबर हो जाएगा माइनस क्यू इंटू ई की जगह क्यू एक्स बाय 4πε0 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर पावर 3/2। ऐसा करते हैं ना, 1/4πε0 को हम लिख देते हैं के क्यू इंटू क्यू एक्स बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर पावर 3/2। लेकिन यहाँ पर क्या है ना कि x इज वेरी वेरी लेस देन r है, तो यहाँ SHM करेगा, ये इक्वेशन नॉट SHM है, SHM नहीं है। लेकिन चूंकि फोर्स डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट लग रहा है तो SHM तो नहीं होगा, बट क्या होगा, पीरियोडिक होगा, बट क्या होगा, पीरियोडिक होगा। ऑसिलेटरी होगा क्या, चूंकि एक ही पॉइंट के आगे पीछे जाएगा इसलिए ये भी हो जाएगा OSCI ऑसिलेटरी भी हो जाएगा। तो हमको क्या करना है, SHM साबित करना है। क्या साबित करना है, SHM होगा ये साबित करना है। इसको साबित करने के लिए इसको थोड़ा सा मिटा रहे हैं हम इधर। अब देखो कहता है कि अगर x का मान वेरी वेरी लेस देन r हो जाए, यानी स्लाइटली डिस्प्लेस करेंगे, तो F बराबर क्या होगा, तो F बराबर हो जाएगा माइनस के क्यू डिवाइडेड x डिवाइडेड बाय r। ऐसी सिचुएशन में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के बदले में क्या रखेंगे, देखो r के तुलना में x बहुत छोटा है, यानी अगर ये 1 करोड़ होगा तो ये 1 हुआ, तो 1 करोड़ जोड़ 1 बराबर 1 करोड़। अरे 1 करोड़ में 1 रुपया, जैसे तुम्हारे पास मान लेते हैं 1 करोड़ है ना, और उसमें 1 रुपया और जोड़ देंगे तो कितना रुपया होगा, तो क्या बोलोगे 1 करोड़ 1 रुपया है, नहीं ना, लगभग बोलेंगे 1 करोड़ रुपया, 10 रुपया दे देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 ही करोड़ न होगा, तो 1 करोड़ में 1 जोड़ देंगे, यानी इसके ये बहुत बड़ा है और ये छोटा है। अब बहुत बड़ा पर स्क्वायर करेंगे तो और बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इसके तुलना में ये क्या होगा, इग्नोर हो जाएगा, और क्या लिख देंगे इसके बदले में, ये लिख देंगे, है ना। तो ये वाला था कहानी ऐसे, तो इसके बदले में क्या रख देंगे, माइनस के क्यू एक्स डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, आर स्क्वायर बचेगा, और ये तो इसके तुलना में 0 हो जाएगा, पावर 3/2 होगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो F बराबर क्या हो गया, माइनस के क्यू एक्स बाय आर पे पावर 3 हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये F हो गया ना। तो A बराबर क्या हो गया, एक्सलरेशन बराबर फोर्स बटा मास हो जाएगा, नहीं, एक्सलरेशन बराबर क्या हो गया, फोर्स बाय मास हो जाएगा, ये एक्सलरेशन है, तो A इज इक्वल टू माइनस के क्यू बाय एम आर क्यू बन जाएगा इंटू एक्स हो जाएगा। तो मेरा इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पता है तुमको इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर अगर ये हो जाएगा तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, कहीं गलती तो नहीं है, सही है ना, के क्यू सही है, के क्यू बाय एम आर क्यू हो जाएगा, और इसको इस तरह से कर देंगे तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड होता है 2π बाय ओमेगा, यानी 2π एम आर क्यू बाय के क्यू इंटू क्यू। आया समझ में, बड़ा आसान था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ में आया बात। इसका मतलब हुआ चार्ज क्यू को स्लाइटली अगर डिस्प्लेस कर देंगे, अगर चार्ज क्यू को x डिस्प्लेस करेंगे तो इतना फोर्स लगेगा जो कि SHM नहीं दिखाता, क्योंकि SHM के लिए ये होना चाहिए ना रे, ये इस प्रकार से ना होना चाहिए, और ऐसा नहीं ना है,
इसलिए SHM नहीं करेगा, लेकिन चूंकि इधर डिस्प्लेस किया तो इधर फोर्स लगेगा तो आगे पीछे तो जाएगा, लेकिन SHM नहीं करेगा। कहता आगे पीछे जाए, लेकिन SHM करने के लिए कंडीशन क्या है, F बराबर ऐसे आता तो SHM हो जाता, लेकिन ऐसे आया तो SHM नहीं ना होगा, SHM नहीं होगा। SHM बनने के लिए x का मान बहुत छोटा होना चाहिए r के तुलना में। तो इसमें अगला पॉइंट दिखाता हूं तुमको। अब इलेक्ट्रिक फील्ड रिंग के कारण जो होता है उसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ 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 समझिए, पहले समझ लो किसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। मान लेते हैं ये एक रिंग था और रिंग पर चार्ज Q है, और कोई पॉइंट है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या होगा, QX बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पे पावर 3/2, यानी ये दूरी x है। यानी हमको क्या निकालना है, ये निकालना है ग्राफ। यानी देंगे इधर इलेक्ट्रिक फील्ड और इधर देंगे x और ग्राफ निकालो, या इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा। तो मुझको ये देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मुझको ये देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस इधर किस तरह से वेरी करेगा और इस तरह इधर किस तरह से वेरी करेगा। इधर नेगेटिव x होगा, इधर पॉजिटिव x होगा। तो कैसे वेरी करेगा इसको समझने के लिए मुझको 2-3 बात समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखो केस 1 करते हैं, अच्छा से समझना। केस 1, अगर x का मान r से बहुत छोटा हो, x का मान r से बहुत छोटा हो तो देखना है, और फिर देखना है कि x का मान अगर r से बहुत बड़ा होगा तो देखना है। ग्राफ खींचने का थोड़ा सा टेक्निक समझाता हूं मैं। ऐसे सिचुएशन में E बराबर क्या होगा, QX बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर क्या हो जाएगा, r पे पावर 3 हो जाएगा, क्योंकि इसके तुलना में इसको इग्नोर कर देंगे तो ये r पावर 2 3/2 हो जाएगा। आप देखो कि यहाँ पर E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x हो गया, ये समझ में आ गया। दूसरा पार्ट है केस 2, अगर x का मान r से बहुत बड़ा हो जाए, यानी बहुत दूर चले जाएंगे आगे। r समझ में आ रहा है क्या है, यहाँ पर r है रेडियस ऑफ द रिंग। तो वैसे सिचुएशन में E बराबर क्या होगा, QX बाय, अब देखो इसके तुलना में इसको इग्नोर करेंगे कि इसके तुलना में इसको इग्नोर करेंगे। इस बार R बहुत छोटा है, यानी ये 1 करोड़ ये है तो ये है 1, 1 करोड़ में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 1 करोड़ ही रहेगा। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x पे पावर 3 आया, यानी Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स स्क्वायर होगा, यानी इस बार E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर होगा। इसका अर्थ हुआ कि शुरू में जब x का मान बढ़ेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान बढ़ेगा। बाद में क्या होगा, बाद में जब x का मान बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा। तो इसका मतलब हुआ कि पहले बढ़ेगा और फिर दूर जाएगा तो घटेगा। इसका मतलब बीच में कहीं जरूर मैक्सिमम हो रहा होगा। ये क्लियर बात है। तो उस मैक्सिमम का वैल्यू हम निकालेंगे। अभी ग्राफ को ऐसे समझ सकते हो, ऐसे जाएगा और ऐसे आएगा, ऐसे, यानी क्या होगा, बीच में कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड का मान मैक्सिमम होगा और लेफ्ट साइड जाएंगे तब ठीक उसी प्रकार से होगा, इस तरह से, इस प्रकार से। थोड़ा शार्पली कर दिए, धीरे धीरे करना है। यानी बाद में देखो x का मान बढ़ेगा तो E का मान घट रहा है, और शुरू में x का मान बढ़ रहा है तो E का मान बढ़ रहा है। तो इस प्रकार से कुछ होने वाला है। तो अभी तुमको बताएंगे कि यहाँ पर E का मान सबसे ज़्यादा न हुआ, E का मान सबसे ज़्यादा हुआ यहाँ पर न, तो E का मान सबसे ज़्यादा है, यहाँ पर E का मान सबसे कम है।
तो ई का मान सबसे ज़्यादा कहाँ पर होगा वो अभी देखेंगे। अब अभी इसको प्रूव करेंगे r/√2 और इसको प्रूव करेंगे x इज इक्वल टू -r/√2। यानी अभी तुमको ये बताना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम। क्या करना है, x का मान निकालना जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा। ये दोनों ग्राफ एक जैसा है, इन्हें समझने का अलग है। जैसा उधर होगा वैसे नहीं इधर होगा, क्यों, ओड फंक्शन है। जैसे x का मान प्लस में बढ़ेगा वैसे x का मान माइनस में जाएगा इधर। तो एक छोटा सा सवाल है, कहता है फाइंड इन द अबव प्रॉब्लम फाइंड द वैल्यू ऑफ x। कहता है फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ रिंग वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ चार्ज्ड रिंग वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम। क्वेश्चन आ रहा है समझ में? चार्ज रिंग के सेंटर से कितना दूर जाएंगे, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 था ना, कितना दूर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड यानी x का कितना मान पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान मैक्सिमम होगा। ये बात समझ में आ रहा है? क्या करने जा रहे हैं, मिटाते हैं इसको, ध्यान से देखना। क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मैक्सिमम कहां पर हो। देखो E बराबर क्या है, E बराबर है qx/4πε0। या तो यादें हो गया रे, r² + x² का पावर 3/2। इतना बार पढ़ लिए कि तो यादें हो गए। यही होता है, एक ही चीज को अगर बार बार पढ़ा जाए तो वो तो ABCD हो जाता है, फिर एकदम सिंपल हो जाता है। तो किसी चीज को सिंपल करने का क्या टेक्निक है, उसको कई बार करो, कई बार करना है। आप देखो E will be maximum, E will be maximum कब होगा मैक्सिमम, अगर dE/dx बराबर 0 होगा, मैक्सिमम मिनिमम। यानी E का मान मैक्सिमम कब होगा, जब dE/dx बराबर 0 हो जाएगा। ये U/V फॉर्म में है ना, y बराबर U/V फॉर्म का डिफ्रेंसिएशन आता है। dy/dx करेंगे तो क्या करते हैं, नीचे वाला का स्क्वायर कर देते हैं, और ये सब तो याद ही होगा। ऊपर वाला को डिफ्रेंशिएट करेंगे माइनस, नीचे वाला को फिर डिफ्रेंशिएट कर देंगे। इस तरह से इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। आप तो देखो तो d/dx बराबर क्या होगा, कांस्टेंट को बाहर कर लेते हैं ना, q/4πε0। ये कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लेते हैं। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो नीचे वाला ये है r² + x²। कोई पावर 3/2 को स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, इसको स्क्वायर करेंगे, कर दिए। अब देखो सबसे पहले डिफ्रेंशिएशन ऊपर वाला का कि नीचे वाला का, पता है ना, पहले डिफ्रेंशिएशन ऊपर वाला का करेंगे। ऊपर वाला सब देख रहा है, वो पहले होता है नहीं। तो अगर x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dx/dx हो जाएगा, माइनस करेंगे। अब x वाला को बाहर कर देंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो d/dx r² + x² पे पावर 3/2 करेंगे, 3/2 करेंगे। थोड़ा सा देख लो इसको। ओके, अब ये वैल्यू तो 0 होना चाहिए, तो क्या होगा, यहाँ पर लिखता हूं मैं r² + x² पर पावर 3/2, इसका मान आ जाएगा ना 1। वेरी गुड। ये सब इधर को सब इधर ले जाकर 0 कर दिए। और यहाँ हुआ x, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, 3/2 × r² + x² पर 3/2 - 1 करेंगे तो कितना बचेगा, 1/2 बच जाएगा।
अब फिर इधर क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट प्लस इसको क्या करेंगे 2x हो जाएगा। डिफ्रेंशिएशन समझना पड़ेगा तुमको, बराबर 0। डिफ्रेंशिएशन नहीं आ रहा है तो क्या करोगे, लेक्चर नंबर 2 देखोगे डिफ्रेंशिएशन का। बेसिक मैथमेटिक्स में डिफ्रेंशिएशन का लेक्चर नंबर 2 देखना है तुझको। अब क्या करेंगे, यहाँ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दोनों में है और उसको पावर 1/2 को कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ कितना बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बच जाएगा। कॉमन ले लिए, दोनों में ना है तो इसको कॉमन ले लिए, तो यहाँ होगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बच गया। और यहाँ बच गया, यहाँ क्या बच गया देखो, ये 2 2 गट कैंसिल हो गया और 3x गुना एक्स 3x स्क्वायर आ जाएगा। अब बराबर हो जाएगा 0, यानी आर स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यहाँ से x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, आर स्क्वायर बाय 2 होगा, यानी x बराबर क्या हो गया प्लस माइनस r/√2। इसका मतलब हुआ कि x का मान r/√2 देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान सबसे ज्यादा होगा। अच्छा, ये बात अगर पूछे कि एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान सबसे ज्यादा कितना होगा, तो अगला क्वेश्चन बन जाएगा ना, बोलेगा फाइंड दी मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ चार्ज्ड रिंग। तो कैसे बनाएंगे, बना लेते हैं। अगला क्वेश्चन लाता हूं, यहाँ पर इसको मिटा दें, मैं यहीं पर लिख देता हूं, मैं इसको मिटा देते हैं। ओके, ये दोनों ग्राफ है ना, इसमें और चीज निकालते रहे। ध्यान से देखोगे ना क्या क्या निकाले हैं इसमें, तो तुमको समझ में आ जाएगा। फिर मैं सारा चीज को समरी कर दूंगा अभी। क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है, फाइंड दी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन दी एक्सिस ऑफ चार्ज्ड रिंग। ऊपर वाला सवाल में दिया हुआ है, यानी चार्ज रिंग के एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा। तो देखो E बराबर होता है QX बाय 4πε0 R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर पावर 3/2। अभी तो देखे ना, E विल बी मैक्सिमम, E होगा मैक्सिमम कब, इफ डी बाय डी एक्स इज इक्वल टू 0 करेंगे तो x बराबर इससे कितना आएगा प्लस माइनस r/√2, यानी x का मान r/√2 करेंगे तो e का मान मैक्सिमम हो जाएगा, यानी x बराबर प्लस माइनस r/√2 पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मैक्सिमम होगा। ये बात समझ में आ गया तो कर दो ना, E का मैक्सिमम वैल्यू कर दो। क्या करोगे, Q और X के जगह r/√2 रख दो, प्लस में रख देते हैं, सही है। और यहां रख दिया 4πε0, एक एक करके मैं समझा देता हूं। यहां हुआ r स्क्वायर और यहां हुआ x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर करेंगे तो क्या हो गया r स्क्वायर बटा 2 बन जाएगा ना, एक्स स्क्वायर करेंगे तो r स्क्वायर बटा √2, उसके पावर में आया 3/2। देखते चलोगे क्या हो रहा है, थोड़ा गुना भाग भी समझ लेते हैं। तो यहां आया QR/√2 रहने देता हूं और यहां आएगा 4πε0, ये देखो 3/2 r² पे पावर 3/2, यानी √2 पे पावर 3 हो जाएगा।
फिर से देखते हैं क्या क्या है। देखो क्यू आर बाय √2 भागा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देखो 3/2 आर क्यूब को करेंगे पहले रूट और उस पर पावर कर देंगे 3, ये 1/2 का मतलब रूट। अब फिर से कर देता हूं मैं, क्यू आर बाय √2, तोड़ देते हैं ना, बाद में बोलोगे कि समझ में नहीं आया इसलिए तोड़ देता हूं, एक एक परत को अलग अलग कर देता हूं। तो इसका मतलब √3 गुना √3 गुना √3, 3 बार √3 को गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, √3 गुना √3 गुना √3, तो कितना बन जाएगा, आ रहा है समझ में, कितना बन जाएगा ये, √3 गुना 3 √3 बन जाएगा ये, √3 गुना √3 गुना √3, 3 √3, √2 गुना √2 गुना √2, यानी √2 गुना √2 यानी 2 √2 बन जाएगा नीचे में। ओके, ये क्या बन जाएगा, ये r पे पावर 3/2 हो जाएगा गुना, यानी r पे पावर 3 बन जाएगा ये। ओके, देखो कुछ कैंसिल होने वाला है, कैंसिल होने वाला है ना, हो गया कैंसिल। तो क्या होगा, ये देखो ये √2 कैंसिल हो जाएगा और ये आर क्यू से ये आर कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा क्यू, और यहाँ पर हो जाएगा √2 कैंसिल हो जाएगा और 2 दूना 4 हो जाएगा तो 6 हो जाएगा, 6 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ 6 √3 हो जाएगा ना, 6 √3, देखो 2 दूना 4 और 2 हुआ, 2 तिया 6 हुआ, 6 √3 हुआ, और यहाँ पर हो जाएगा पाई एप्सिलॉन नॉट r²। तो ये लिख देता हूं मैं यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड का सबसे ज़्यादा वैल्यू कितना होगा, यानी यहाँ का जो सबसे ज़्यादा मान आएगा वो कितना आएगा, ग्राफ में लिख देता हूं मैं, ई का मान सबसे ज़्यादा यहाँ पर है ना, तो ई का मान सबसे ज़्यादा आएगा q बाय 6 √3 पाई एप्सिलॉन नॉट r²। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का सबसे ज़्यादा वैल्यू है, इससे ज़्यादा वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड का नहीं हो सकता। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का सबसे ज़्यादा वैल्यू कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, यानी x बराबर r/√2 होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का सबसे ज़्यादा वैल्यू यहाँ पर होगा। आया समझ में बात समझ में आया। तो सबको मिटा के तुमको एक लाइन में फिर से सारा कहानी को मैं समझा देता हूँ, समझा दो ना, ओके समझा देता हूँ। देखो तब तक मैं मिटाता हूँ, रुको। तो क्या करना है, देखो समरी समझाता हूँ मैं, ग्राफ खींच के फिर से। क्या हुआ ग्राफ, देखो सबसे पहला तो बात जान लो कि अगर कोई ये रिंग होगा और x दूरी पर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर क्या होगा, 0 हो जाएगा, और x बराबर r/√2 जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान सबसे ज़्यादा होगा, और x बराबर -r/√2 जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का सबसे ज़्यादा वैल्यू होगा, इधर इस साइड में, इधर इस साइड में। यानी मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर होगा, तो इसको याद करना, ऐसे करके ऐसे जाओगे, यानी ग्राफ ऐसे करके ऐसे करना, ऐसे करना, ऐसे करके इधर जाना है। थोड़ा इसके सामने कर लेते हैं ऐसे, यानी x बराबर r/√2 होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान सबसे ज़्यादा होगा, और x का मान -r/√2 होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान सबसे ज़्यादा होगा, और e का मान मैक्सिमम कितना होगा, q बाय 6 √3 पाई एप्सिलॉन नॉट r², इधर हो जाएगा -q बाय 6 √3 पाई एप्सिलॉन नॉट r², इधर हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड और इधर हुआ x। ग्राफ को अच्छा से समझ लेना, IIT हो या नीट हो, हर जगह ही आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखो 0 आ गया, देख रहे हो कि नहीं, यानी x बराबर 0 पर इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, यानी x एक्सिस की तरफ जाएंगे तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का मान बढ़ेगा, और बढ़ते बढ़ते r/√2 पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान सबसे ज़्यादा हो जाएगा, और उसके बाद जब आगे बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान घटने लगेगा, यानी पहले बढ़ेगा और उसके बाद फिर घटेगा। समझ में आ रहा है बात।
और पार्टिकल करेगा SHM, और SHM अगर यहाँ छोड़ देंगे तो SHM करने वाला कहानी जानवे करते हो, सब चीज़ याद हो जा गया होगा। तो इसको ठीक से देख लेना इस वीडियो लेक्चर को, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। आज का लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट था, खास करके नीट के लिए, IIT के लिए, बोर्ड के लिए, यानी तीनों के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो क्या करोगे, इस लेक्चर को 2 बार कम से कम देखोगे, कॉपी पेन पे, पेपर पे अपने से सारा चीज़ को लिखोगे, बनाओगे। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, सेंटर पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, एक्सिस पर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा, ये सब कॉपी से लिखोगे। बेस्ट ऑफ लक, अगले क्लास में मिलते हैं हम लोग।